स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंथुशिवी। पिछले हमने वीडियो में एमपी के पर्यटन स्थलों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने खजुराहो, सांची और भीमबेटका के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम कुछ जो पर्यटन स्थल हैं आगे के उनको कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें फ्रेंड्स, आगे इसी तरीके के और वीडियोज़ के लिए। तो जो पहला हमारा पर्यटन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। एक सुंदर पहाड़ी सैरगाह है और ये मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है। पचमढ़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के महादेव पहाड़ियों में स्थित है। पचमढ़ी को 1999 में प्रदेश का पहला और देश का 10वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, कि पचमढ़ी को 1999 में प्रदेश का पहला और देश का 10वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। तो देश का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? ये 10वां है। ठीक है, पचमढ़ी को 1999 में किया गया। पचमढ़ी की खोज 1858 में जेम्स फॉरसिथ ने की थी। इन्होंने यहाँ पर एक फॉरेस्ट लार्च निर्माण किया और द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जिसमें यहाँ की उत्कृष्ट सुंदरता का चित्रण किया गया है। तो पचमढ़ी की खोज कब की गई थी? 1858 में की गई थी। किसने की थी? जेम्स फॉरसिथ ने की थी। यहाँ पर एक फॉरेस्ट लॉज का निर्माण किया गया था और द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी गई। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं। नेक्स्ट है, पचमढ़ी को अंग्रेजों ने सेना की छावनी के रूप में विकसित किया। पचमढ़ी का शाब्दिक अर्थ 5 कुटिया है, जो अब इन विद्यमान 5 गुफाओं का सूचक है। प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी धूपगढ़ पहाड़ी, ये हम सब ने पढ़ा ही है और शायद अगर आप लोग पचमढ़ी घूमने गए हैं तो आपने विजिट भी किया होगा धूपगढ़ पहाड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी जो लंबाई है वो 1350 मीटर है। सतपुड़ा श्रेणी के महादेव, पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग, सतपुड़ा की रानी, मध्य प्रदेश का कश्मीर और मध्य प्रदेश की छत भी कहा जाता है। पचमढ़ी पर राजेंद्रगिरी पहाड़ी स्थित है, जिसे पहले पैनोर मगिरी के नाम से जाना जाता था। पचमढ़ी मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पचमढ़ी आपकी किस नाम से जानी जाती है, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से भी इसे जानते हैं। पचमढ़ी में प्रियदर्शनी पॉइंट से कैप्टन जेम्स फॉरसिथ ने इस खूबसूरत हिल स्टेशन की खोज की थी। पांडव गुफाएं महाभारत काल की मानी जाने वाली 5 गुफाएं हैं, जिनमें द्रौपदी कोठरी और भीम कोठरी प्रमुख हैं, लेकिन पुरातत्वविद मानते हैं कि ये गुफाएं गुप्त काल की हैं, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाया था। वेलकम हेरिटेज गोल्फ व्यू होटल पचमढ़ी में है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पचमढ़ी में चौरागढ़ पांडव गुफा, ठीक है, अब ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पचमढ़ी में चौरागढ़ पांडव गुफा, जटाशंकर, धूपगढ़, बी फॉल, रजत फॉल, अप्सरा बिहार और महादेव पहाड़ी आदि दर्शनीय स्थल हैं। और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए कि पचमढ़ी किस ज़िले में आता है। अभी मैंने आपको क्या बताया है, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। पचमढ़ी होशंगाबाद ज़िले में स्थित है। ये सुंदर पहाड़ी सैरगाह है और हिल स्टेशन है, और इसको मध्य प्रदेश की ग्रीष्म राजधानी भी कहते हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी। 1999 में प्रदेश का पहला और देश का 10वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। पचमढ़ी की खोज 1858 में जेम्स फॉरसिथ ने की थी और इन्होंने यहाँ पर एक फॉरेस्ट लॉज का निर्माण किया और हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी। पचमढ़ी को अंग्रेजों ने सेना की छावनी में रूप में विकसित किया, और जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो है धूपगढ़ पहाड़ी, जो कि 1350 मीटर है इसकी ऊंचाई। सतपुड़ा श्रेणी के महादेव पर्वत पर स्थित है और इसे पहले हरवत्स कोट के नाम से भी जाना जाता था। पचमढ़ी पर राजेंद्रगिरी पहाड़ी भी स्थित है। तो अभी हमने कौन सी पहाड़ी पढ़ी थी? धूपगढ़ पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, और राजेंद्र पहाड़ी भी यहीं पर स्थित है, जिसे पैनोरम गिरी के नाम से भी जाना जाता था। पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है सतपुड़ा की रानी, मध्य प्रदेश का कश्मीर भी इसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश का छत भी इसे कहते हैं। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है पांडव गुफाएं, महाभारत काल की माने जाने वाली 5 गुफाएं हैं। भीम कोठरी, द्रौपदी कोठरी, भीम कोठरी, ठीक है। वेलकम हेरिटेज गोल्फ व्यू होटल भी यहाँ है, और पांडव गुफा, जटाशंकर, धूपगढ़, बी फॉल, रजत फॉल, अप्सरा बिहार और महादेव पहाड़ी भी यहाँ स्थित है। अब नेक्स्ट है हमारा अमरकंटक, जो कि हमारा अनूपपुर जिले में है। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील में मैकाल पर्वतमालाओं में स्थित तीर्थ स्थल है। इस स्थान पर विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों का मेल होता है।
अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, सोन, जोहिला नर्मदा। नदी उद्गम नर्मदा कुंड से हुआ है जो पश्चिम की ओर बहती है, और सोन नदी पूर्व की ओर बहती है। जोहिला सोन की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा अमरकंटक को 2005 में पवित्र नगरी घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 2005 में घोषित किया गया। अमरकंटक में 24 नवीन और प्राचीन मंदिर हैं। प्राचीन मंदिरों को 10वीं और 11वीं शताब्दी में कलचुरी वंश के शासकों ने बनवाया था। अब आप मुझे बताएं कि कलचुरी वंश की राजधानी क्या थी, कौन सी थी? तो ये आप मुझे बताएं कि कलचुरी वंश की राजधानी क्या थी। ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर लिखें। अमरकंटक में नर्मदा माई का मंदिर, नर्मदा कुंड, कपिलधारा, दुग्धधारा, सोन, मुड़ा, माई की बगिया, जलेश्वर महादेव मंदिर, सूर्यनारायण मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर, 11 रुद्र मंदिर, कलचुरी मंदिर, कबीर चौरा, नौग्रह मंदिर। ये सब आप याद कर लेना। ये जो दर्शनीय स्थल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमरकंटक में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कपिलधारा कहाँ है, दुग्धधारा कहाँ है। ये जलप्रपात भी है, कपिलधारा जलप्रपात। सोनमुड़ा, माई की बगिया, जलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो इस तरीके के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एक जो सेंटेंस है उससे आपके बन गए हैं। मांडू के बारे में पढ़ें तो मांडू धार जिले में स्थित है और ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल है। मांडू अपने प्राकृतिक सौंदर्य और महलों के लिए जाना जाता है। मांडू अफगान वास्तुकला का साक्षी है। 11वीं शताब्दी में तारा गंगा या तारंग राज्य का उपभाग या परमाणु के समय इसे प्रसिद्धि मिली और 13वीं शताब्दी में यह क्षेत्र मुस्लिम शासकों के अंतर्गत आ गया। यह समय मांडू का स्वर्णकाल था। मांडू मालवा के परमार राजाओं की राजधानी रहा है। कलचुरी की जो राजधानी है वो त्रिपुरी जबलपुर रही है। मांडू मालवा के परमार राजाओं की राजधानी रहा है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से इसका बहुत महत्व था। मांडू यहाँ के शासक रहे बाज बहादुर और रानी रूपमती की अमर प्रेम कहानी का साक्षी है। मांडू को हवा महल भी कहते हैं, सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये इसलिए फेमस है, बाज बहादुर और रानी रूपमती की अमर प्रेम कहानी का भी साक्षी है। मांडू में प्रवेश होने के लिए 12 गेट है और मुख्य रास्ता दिल्ली दरवाज़ा कहलाता है। दूसरे गेट रामगोपाल दरवाज़ा, जहांगीर दरवाज़ा, तारापुर, गाड़ी दरवाज़ा और आलमगीर दरवाज़ा, भंगी दरवाज़ा है। ये सब आप पढ़ लेना कि 12 गेट हैं और मुख्य रास्ता जो है वो दिल्ली दरवाज़ा कहलाता है। मालवा के सुल्तानों ने इसका नाम सादियाबाद रख दिया था, अर्थात सिटी ऑफ जॉय। अभी मैंने आपको बताया कि सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं इसे। आनंद नगरी, खुशियों का शहर भी रख दिया था। इसे आनंद नगरी या खुशियों का शहर भी कहते हैं। मांडू में महमूद खिलजी की कब्र है। सतखंडी मीनार का निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया था। यहाँ पर दार्शनिक स्थलों में जहाज महल, हिंडोला महल, होशंगशाह का मकबरा, जामा मस्जिद, अशरफी महल, रानी रूपमती का महल, बाज बहादुर, दारा खान का मकबरा, चंपा बावली, दिलावर खान मस्जिद, तवेली महल, दाई महल और सतखंडी मीनार आदि प्रसिद्ध हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मांडू में आपके कौन कौन से महल हैं, ये आप याद रखिएगा। जहाज महल है, हिंडोला महल, होशंगशाह का मकबरा, जामा मस्जिद, अशरफी महल, रानी रूपमती का महल, बाज बहादुर महल, नीलकंठ महल, दारा खान का मकबरा, चंपा बावली, दिलावर खान मस्जिद, तवेली महल, दाई महल, सतखंडी मीनार आदि प्रसिद्ध हैं। चित्रकूट की बात करते हैं तो चित्रकूट मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। प्राचीन तीर्थ स्थल है जो मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे है। चित्रकूट किस नदी के किनारे है? मंदाकिनी नदी के किनारे है और ये सतना जिले में आता है। चारों तरफ से विंध्य पर्वत श्रृंखला और वनों से घिरा हुआ है। चित्रकूट को अनेक आश्चर्य की पहाड़ी कहा जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2009 में पवित्र स्थल घोषित किया है। चित्रकूट के दार्शनिक स्थलों में रामघाट में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित घाटों की कतारें हैं। कामदगिरी, जानकी कुंड, सत्वी अनुसुईया, हनुमान धारा, रामघाट, जानकी कुंड, भरतकूप आदि शामिल हैं। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि चित्रकूट में क्या क्या है। तो रामघाट में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, घाटों की कतारें हैं। कामदगिरी, जानकी कुंड, सती अनुसुईया, हनुमान धारा,
देखिए, इसको याद करने का तरीका ये है कि यहाँ पर क्या है, कामदगिरी, जानकी कुंड। तो माता जानकी हैं यहाँ पर। देखिए, रामायण के पूरे जितने भी कैरेक्टर हैं उनकी बात की जा रही है। माता जानकी, हनुमान जी, तो यहाँ पर अगर माता जानकी हैं तो हनुमान जी होंगे। जानकी कुंड भी है और भरतकूप भी है। तो भरतकूप मतलब जो भरत जी थे वो माता जानकी से मिलने आए थे, तो ये जानकी कुंड हो गया, भरतकूप हो गया, सती अनुसुईया हो गया, और हनुमान धारा, रामघाट। इसमें रामघाट देखिए, जहाँ भगवान राम है तो माता जानकी होंगी ही, इसके बाद हनुमान जी तो होंगे ही, और भरत भी यहाँ होंगे। तो ये आप इस तरीके से याद कर सकते हो। इसको आप रियलिस्टिक ना लें, सिर्फ और सिर्फ याद करने का एक तरीका है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 14 वर्षों में 11 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे तथा यहीं से भरत राम की चरण पादुका लेकर लौटे थे। देखिए, अभी जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई याद करने की, तो उसका जो फैक्ट वो भी यही है कि भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 14 वर्षों में 11 वर्ष चित्रकूट में बिताए थे और यहीं से भरत राम की चरण पादुका लेकर लौटे थे। इसलिए यहाँ पे भरत घाट अभी आपने देखा, जानकी कुंड, राम घाट और सती अनुसुईया, इसके बाद हनुमान धारा, ये भी अभी हमने देखा कि सब यहीं पर है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने चित्रकूट में ही सती अनुसुईया के घर जन्म लिया था। मंदाकिनी नदी को पायसुनी भी कहा जाता है। स्वीडन के वैज्ञानिकों ने पुराने जीवाश्म की एक जोड़ी की खोज की है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के चित्रकूट क्षेत्र में यह पाया गया। यह सामग्री रचनात्मक रूप से लाल शैवाल जैसा दिखता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि दुनिया का सबसे पुराना जीवाश्म है। अकबर के 9 रत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना की यह ऐतिहासिक भूमि है। नेक्स्ट है भेड़ाघाट, जबलपुर में स्थित है ये। मध्य प्रदेश के, हाँ, क्वेश्चन और है मेरा आपसे कि कलचुरी किसकी राजधानी रही है? तो कलचुरी त्रिपुरी वंश की राजधानी रही है, ये मैंने आपको ऊपर बताया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर से 13 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी पर स्थित रमणीय पर्यटक स्थल है भेड़ाघाट। आप लोग गए भी होंगे यहाँ पर, काफ़ी लोगों ने विजिट किया होगा ये प्लेस को। भेड़ाघाट जलप्रपात नर्मदा एवं बावन नदी के संगम पर स्थित है। यह प्रपात दोनों ओर से संगमरमर की चट्टानों से घिरा हुआ है। भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें भी फेमस है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। भृगु ऋषि ने ही तपस्या की थी। भेड़ाघाट में नर्मदा नदी के दोनों तटों पर संगमरमर की चट्टानें भेड़ाघाट की खासियत है। ये मैंने आपको भी बताया कि भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें हैं। भेड़ाघाट को भृगु ऋषि की तपस्या स्थली माना जाता है और मान्यता है कि स्थान का नाम उन्हीं के नाम पर भेड़ाघाट रखा था। तो भृगु ऋषि आप याद कर लीजिएगा, भेड़ाघाट भृगु ऋषि की तपस्या स्थली माना जाता है। भेड़ाघाट अपने खूबसूरत धुआंधार जलप्रपात 64 योगिनी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का मुख्य आकर्षण बंदर कूदनी है। चलिए, इसको बंदर कूदनी क्यों बोला गया है ये भी हम पढ़ेंगे अभी। यहाँ पर क्या है, धुआंधार जलप्रपात है, 64 योगिनी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और मुख्य आकर्षण क्या है, बंदर कूदनी। संगमरमर की चट्टानों के बीच तीव्र प्रवाह से बहती नर्मदा नदी 60 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरती है। भेड़ाघाट के निकट स्थित 64 योगिनी का गोल मंदिर है जिसमें 81 मूर्तियां हैं। उज्जैन प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक नगर रहा है। उज्जैन प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातत्विक दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्रमुख नगर है। उज्जैन में अनेक मंदिर है जिसमें महाकालेश्वर का मंदिर प्रसिद्ध है। उज्जैन में महाकाल और महाकालेश्वर का प्रसिद्ध शिव मंदिर जो कि देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ हर 12 वर्षों के बाद कुंभ का मेला लगता है। तो आप मुझे पहले तो कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि एमपी में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं। एक तो ये उज्जैन हो गया कि जिसमें महाकालेश्वर का प्रसिद्ध शिव मंदिर है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ पे 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है। दूसरा ज्योतिर्लिंग कौन सा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उज्जैन में जंतर मंतर है। उज्जैन में जंतर मंतर है जैसे जयपुर के महाराजा जयसिंह ने 1733 ईस्वी में बनवाया था। उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की थी। उज्जैन को धार्मिक नगरी भी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा कि धार्मिक नगरी से कहते हैं।
उज्जैन के मंगलनाथ से भूगोल की उत्पत्ति मानी जाती है। उज्जैन को मध्य प्रदेश सरकार ने पवित्र नगर घोषित किया, इसे पवित्र नगरी भी कहते हैं। तो धार्मिक नगरी, पवित्र नगरी ये भी कहते हैं। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो है वो हमारा उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है, ये आप याद रखिएगा। 7 सागर, 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में संपन्न होती है। तो अगर उज्जैन जो हमारे एमपी में धार्मिक नगरी के नाम से जो प्रसिद्ध है, ये बहुत फेमस शहर है सिर्फ धार्मिक नगर के लिए, धार्मिक आस्था के लिए। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर, अब यहाँ देखिए कौन कौन से मंदिर हैं। काल भैरव मंदिर, सांदीपनी आश्रम, जंतर मंतर, गोपाल जी का मंदिर, भर्तहरि की गुफाएं, मंगलनाथ मंदिर, बड़े गणेश का मंदिर और कलियादा आदि प्रमुख दार्शनिक स्थल है। से आप कैसे याद करोगे कि उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर तो आपको याद ही है। काल भैरव का मंदिर भी यहाँ है, सांदीपनी आश्रम जिसमें श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी, जंतर मंतर आपका यहाँ है, गोपाल जी का मंदिर है। अब देखिए गोपाल जी, यहाँ पर अगर सांदीपनी आश्रम है, श्री कृष्ण जी ने शिक्षा ग्रहण की थी, तो गोपाल हमको किसको कहते हैं? कृष्ण भगवान को ही कहते हैं। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि गोपाल जी का मंदिर भी यही है, भर्तहरि की गुफाएं यहाँ हैं, मंगलनाथ मंदिर है। अब गोपाल जी के मंदिर में अगर आप जाओगे, यहाँ पर ऐसी धार्मिक नगरी में आप जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा? मंगल होगा। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा कि आपका क्या होगा? मंगल यही होगा। और बड़े गणेश का मंदिर, मतलब जितने भी अब देख रहे हैं आप यहाँ पर, काल भैरव मतलब भगवान शिव की बात हो रही है, श्री कृष्ण की बात हो रही है, इसके बाद गणेश जी की भी बात यही हो रही है ना। जहाँ पर हमारे महाकाल होंगे वहाँ गणेश जी तो होंगे ही, है ना, उनके पुत्र तो होंगे ही। ये आज के हमारे ये पर्यटन स्थल जो हमने डिस्कस किए, आगे के हम वीडियो में और भी जो आगे के जो पर्यटन स्थल है मैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।